नमस्कार मेरे भाइयों, आशा करता हूँ आप लोग कुशल होगे, मंगल होगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होगे। सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मैं हिमांशु सिंह आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे, वो भी पूरी सीरीज, पूरे चैप्टर्स बिल्कुल फ्री कहेंगे। और देखो भाई, अगर आपको लगता है कि अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, अगर आपको सच में यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट अपने नाम करनी है, ये वर्दी अपने नाम करनी है, तो शिद्दत से पढ़ाई करना है आपको। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देख लेंगे, एक क्लास देख लेंगे, वो हजारों बच्चे होते हैं, वो लाखों बच्चे होते हैं। जो पहली क्लास में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बस लास्ट क्लास तक, आखिरी दिन तक कुछ ही बच्चे रह जाते हैं। तो अगर आप भी उन आखिरी बच्चों में, उन लास्ट बच्चों में तक जाना चाहते हो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अगर आप वहां तक नहीं जाओगे, अगर आप वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करोगे, अगर वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत से करें और आज से ही करें। और उन सभी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक यहाँ पे इसका फॉर्म नहीं फिल किया है, 31 जनवरी इस फॉर्म की आखिरी डेट है, तो उससे पहले अपना फॉर्म फिल कर दो। क्योंकि लास्ट में दिक्कत आती है, सर्वर नहीं चलते हैं, साइट में दिक्कतें आती हैं और आपका फॉर्म रह जाएगा। तब आप पछताओगे कि काश मैंने फॉर्म पहले भर दिया होता और आज आपको ये दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही होती। तो अगर हम लोग जैसे बात करें, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो अब उनका सीधा सा काम ये रहेगा कि अब वो यहाँ पर आए, बैच में एनरोल करें। बैच की फीस बिल्कुल जीरो है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच चलेगा। और उनके लिए मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब के अंदर। डेली आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। आपको सिंपल सा आना है, मैथ की क्लास देखना है और आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको मैथ में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपकी मैथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी और यहीं से आपका मैथ के जरिए, अगर आप मैथ में आप कमजोर हैं, तो मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ। मैथ में आपके मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने आप ला सकते हैं, उससे ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे और यहाँ पे मैथ में अपने आप को प्रूव कर देंगे कि हाँ, मेरी मैथ कमजोर नहीं है। मैं उन सभी बच्चों का भी ख्याल रखूंगा जो उनकी मैथ बिल्कुल बेसिक है, उनको बहुत बिल्कुल जीरो भी आता है, उनको इस लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से एडवांस तक क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि जो इसके मेन चैप्टर्स हैं जो यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हैं, वो कुछ चैप्टर्स ये हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनका चाहो तो आप मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ चैप्टर, जैसे आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वगैरह, ये सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स और हैं इसके, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क वगैरह, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, रेस वगैरह, ये सारे चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। यूपी पुलिस की मैथ इतनी हार्ड नहीं आती जितनी लोगों ने बना रखी है। इसमें अगर आप 2 महीने तक लगातार मेरे साथ बैठ जाओगे, तो आपका मैथ का डर दूर हो जाएगा और मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो अभी हम लोग उठाने वाले हैं पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसको कैसे डील करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम होते क्या है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, उनको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं इसके में आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, संख्याओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे पढ़ेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस की, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई डिवीजन है या किसी की पावर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, मतलब शून्यों की संख्या कितनी आएगी, उसको सॉल्व करने के बाद तो वो सिखाऊंगा। फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा आपका यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट जिसको बोलते हैं वो, ठीक है, इकाई अंक, उसमें क्या आने वाला है वो पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम और डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो आज की क्लास में देखो, एक क्लास में ये सारा चैप्टर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी, क्योंकि आपको एकदम से ये सारी चीज एक क्लास में क्लियर नहीं होंगी, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो आपका ये पहले 3 टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर ऑफ जीरोस और यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ये आपकी पहली क्लास में, मतलब आज की क्लास में होगा। और सेकंड क्लास में करवाया जाएगा आपको डिविजिबिलिटी, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम। और अगर थर्ड क्लास की बात करें तो वहां पे आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन की क्लास आपकी करवाई जाएगी।
तो कुछ इस तरीके से मैंने आपके इस चैप्टर को डिजाइन किया है। ऐसे ही सारे चैप्टर सिंपल तरीके से आपके कवर होंगे और वहां पे आपको कोई दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास आप पूरी देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस टाइम पे मिले और आप इस बैच के साथ बने रहें और आपके पास सारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहे, जिससे आप मैथ में कोई क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नंबर्स होते क्या हैं, कोई बताएगा नंबर क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स बेटा वो होते हैं जो सारे नंबर्स, मतलब एक्स वाई जेड, नंबर्स की जितनी भी कैटेगरी है वो सब नंबर्स में आती हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी है, जैसे मनुष्य की प्रजाति होती है, मनुष्य के अंदर बहुत सारे मनुष्य आते हैं जैसे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके नंबर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं। वैसे ही जो नंबर्स है वो सारे इसी नंबर के अंदर आते हैं, संख्या के अंदर आते हैं। ये जो संख्या होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से होते हैं? रियल और इमेजिनरी। अब सर रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्याएं। देखो, अभी आपको यहाँ पे वर्डिंग से या नाम से क्लियर नहीं हो रहा होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं या फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता चलता है कि जो चीजें काल्पनिक हैं, जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जैसे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज धरती पे है ही नहीं, उनको भी हम मान लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे आप लेते हो, भूत का एग्जाम्पल लेते हो कि बच्चा बोलते हैं कल रात को मैंने भूत देखा। क्या भूत होते हैं? कुछ लोग बोलेंगे भैया भूत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भूत होते हैं, बट ये चीज फैक्ट है, कुछ लोग मानते हैं। एक्चुअल में इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं दिखाया गया है कि भूत होते हैं। अभी इस बात को छोड़ते हैं, जैसे बोलते हैं सेंटा क्लॉज आता है क्रिसमस पे। अभी क्रिसमस निकला है, काफी लोग बोलते हैं, बच्चे जो होते हैं बोलते हैं सेंटा क्लॉज क्रिसमस पे आता है। क्या सेंटा क्लॉज एक्चुअल में आता है? जी आप बोलेंगे नहीं भैया सेंटा क्लॉज तो नहीं आता है, वो तो एक कल्पना है हमारी। आप बोलते हैं भैया हमें एक सुंदर सी राजकुमारी मिलेगी, एक परी मिल जाएगी हमें, तो ये आपकी कल्पना है। मतलब ऐसे ही नंबर्स वहीं पे आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं, जो एक्चुअल में होते ही नहीं है, बस उनको सोच लेते हैं। हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी सोचने की पावर होती है, हमारी सोचने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक जस्ट इसका उल्टा, जो वास्तविक हमारे धरती पर हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास होती हैं, जिनका एग्जिस्टेंस है, जिनका अस्तित्व है, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। उनके शब्द से ही क्लियर हो रहा है वास्तविक संख्याएं जो नंबर। अब इसका अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बात की जाए तो ऐसे नंबर जिनको आप एक नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे इन्फिनिटी से तक, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओ, जिनको नंबर लाइन पे आप बता पाओ कि वो नंबर लाइन पे कहाँ होते हैं, वो नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। जिनको आप नंबर लाइन पे नहीं बता सकते वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं या फिर काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब इनको पहचाने कैसे? तो अगर आप काल्पनिक पहचान जाओगे तो आप वास्तविक को अलग कर सकते हो। काल्पनिक कैसे होती है भैया? काल्पनिक जैसे आप पढ़ते हो कि 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4। वहीं अगर बात की जाए -2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग भी 4 होता है। मतलब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अगर यहीं से एक बात पूछी जाए कि √4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? +-2 होगी। सर क्या होगी? +-2 होगी। वहीं अगर पूछा जाए कि √-4 की वैल्यू क्या होगी, √-4 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको नहीं पता, क्योंकि √4 की तो वैल्यू 2 और -2 होती है। तब 2 और 2 -2 हो चुकी है वैल्यू, तो -4 किसी का स्क्वायर होता है? जी आप बोलेंगे नहीं भैया -4 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो जब -4 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो वो किसी का रूट कैसे पॉसिबल है, वो किसी का वर्ग कैसे पॉसिबल है? तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका इमेजिनरी नंबर की, जो नंबर रूट में होते हैं
जो नंबर रूट में होते हैं और उनके साथ नेगेटिव साइन आता है तो वो नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिनको आप काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको देखने को मिलेंगे, अंडर रूट -1, ठीक है, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 या फिर अंडर रूट -4, कुछ भी हो आपका, ये सारे नंबर्स आपके जो हैं वो इमेजिनरी नंबर के अंदर आते हैं। इनको सब पढ़ते कैसे हैं तो वो आपके लिए अभी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो होता है इसको आप लिख सकते हैं 2 आयोटा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 आयोटा, जहाँ पे आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसकी आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी अंडर रूट -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोटा होता है वो रूट -1 होता है और इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान आपको याद रखनी है कि जिन रूट के संख्याओं में रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसको आप ऐसा याद रखें। और रियल नंबर जो होते हैं जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ, आप नंबर लाइन पे आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपको 4 रिप्रेजेंट करना है, 4 आपका यहाँ होता है, आपको 3 रिप्रेजेंट करना है यहाँ होता है, आपका 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे आप बता पाओगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो पाए वो नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, जो आपका रियल नंबर है उसके भी अब 2 टाइप बताए गए हैं। जैसे पहला टाइप होता है रियल नंबर का रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं, क्या परिमेय संख्याएं, और दूसरा टाइप होता है इसका इमेजिनरी नंबर, जो आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं। अब रैशनल और इरेशनल का भी डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाओ, P ऑन Q, P एंड Q आर इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और Q जो आपका डेनोमिनेटर है, जो आपका हर है, वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं। जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो ही ना करें, जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो, वो हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इसके आगे अगर बात की जाए इनकी एग्जाम्पल की, तो जैसे आप बोल सकते हो सर 2/3 एक आपका रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, क्या Q 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी को पास करता है। अगर बात की जाए 5 की, तो 5 भी रेशनल नंबर, क्योंकि 5 को आप 5/1 लिख सकते हो। तो बताओ P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। P Q दोनों पूर्णांक भी हैं और Q हमारा 0 नहीं है, मतलब डेनोमीटर हमारा 0 नहीं है, हमारा हर 0 नहीं है, तो ये भी इस चीज को पास कर जाता है। अगर बात की जाए हमारी -2/5 की, तो ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। सेम चीज आप बोलोगे P अपॉन Q के फॉर्म में है, P Q दोनों पूर्णांक हैं, -2 भी आपका पूर्णांक होता है, और हमारा नीचे का जो पार्ट है हर है वो 0 नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए हम लोग 0/7 की या फिर 0/1 की ले लें बात, तो 0/7 भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। 0/7 भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 आपका पूर्णांक है, 7 आपका पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, ठीक है। दूसरी बात आपकी फॉलो हो रही है, ठीक है। इंटीजर्स आपका थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग एरर हो गया है, ओके। तो देखना P अपॉन Q के फॉर्म में है, P Q दोनों इंटीजर हैं और Q 0 नहीं, नीचे का पार्ट 0 नहीं है, वही आपका मेन होता है। ऊपर आपका अंश 0 हो जाए, आपका न्यूमरेटर 0 हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ 0 की, तो सिर्फ 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.1, 0.2, 0.5, ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम 0.1 लिख सकते हैं और ये रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे
7/0 आ जाए तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसका आंसर आप दोगे क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसके आगे बात की जाए जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब जो कि किसी न किसी संख्याओं के वर्ग होते हैं, किसी न किसी संख्याओं के किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, वो नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अंडर रूट 4 की बात की जाए, ये अंडर रूट 4 की बात की जाए तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है, आपको पता है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, या तो +2 या -2, तो इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो +2 भी रेशनल नंबर होता है और -2 भी रेशनल नंबर होता है। इसलिए √4, √9, √25, √36 जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप इसमें कुछ लिख सकते हो, √9, √25, √36 एक्सेट्रा। तो ये सारे नंबर आपकी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर बात की जाए 22/7 की, तो 22/7 को आपको देखकर कुछ याद आया होगा कि आप इसको बोल देते हैं सर पाई की वैल्यू है। और पाई तो जो होता है वो पाई होता है आपका इरेशनल नंबर। 22/7 सर आप बता रहे हो रेशनल नंबर होता है, ये क्या डिफरेंस है? तो जो पाई होता है वो 22/7 के इक्वल ही नहीं होता है। ये वैल्यू जो है वो आपकी गलत है पाई की, ये पाई की सही वैल्यू नहीं, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, ये पाई की निकटतम वैल्यू है, जो हम लोग अपनी कैलकुलेशन को, अपनी जो समस्या है, अपनी जो ट्रिक्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए, हमारी कैलकुलेशन को सिंपल आसान बनाने के लिए पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रखते हैं। और ये वैल्यू ना होने के बाद कई बार हम लोग देखते हैं 3.14, ये भी पाई की वैल्यू नहीं होती है। और ये भी जो आपका डेसिमल में आ रहा है ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा 3.14, क्योंकि अगर इसका डेसिमल हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और आप जानते हैं ये आपका फिर से P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो ये नंबर आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। और ये नंबर जो पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होती है। जब पाई की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती है तो नंबर ऑफ डेसिमल भी नहीं पता चलेंगे, मतलब जो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, क्योंकि अगर अंक की संख्या पता नहीं चलेगी तो कितने जीरो नीचे आएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से जो पाई होता है वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं? पाई हो गया आपका, पाई के साथ जो भी नंबर आपके रूट में आते हैं, जैसे आपका √2 जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √2, √3, √4 यहाँ नहीं, 4 वहां पे आ चुका है, √5, √6, √7, √8, 9 भी नहीं आएगा, √10। तो ऐसे ये सारे आपके रूट जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ पे कुछ और नंबर आते हैं, जैसे कि आपका 0.01, 0.001, 0.001, 0.001। तो ये नंबर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.1 आया, यहाँ पे 0.001 आया, यहाँ पे 0.001 आया, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक और जीरो आपका 401। ठीक है, और ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना डिजिट रिपीट करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 0.1 हुआ, वहां पे 0.001 हुआ। अगर 0.1 आ रहा है तो आपका रिपीट कर जाएगा, बट यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट नहीं और हर बार बढ़ रही है, तो ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कोई और नंबर ले ले हम लोग, 2.461329167402 डॉट। तो ये नंबर भी जो आपका है वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, आगे आप डेसिमल में पढ़ोगे। डेसिमल कुछ टाइप के होते हैं, जो जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर हमारे इरेशनल होते हैं, जो आपके बार वाले नंबर नहीं होते हैं वो सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। उनके बारे में आगे डिटेल में हम जानेंगे 3rd क्लास में, जो डेसिमल वाली क्लास है वहां पे।
ठीक है, तो अभी आपका कुछ क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो नंबर्स का डिफरेंशिएशन है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन। इसमें मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका ये होता है √2 जो हो गया वो आपका इरेशनल हो गया, ठीक है, अपर में हो गया, और √9 जो है वो आपका रेशनल हो गया। ये तो आपने सिंपल देख के बता दिया, ये रेशनल ये इरेशनल। अब मुझे ये बताइए, क्या √15 अपॉन √3, क्या ये बताइए रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इसको देखकर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, इसमें उनको डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या ये सच में रेशनल है या सच में इरेशनल है। तो इसको देखो, अभी के लिए अगर इनको सेपरेटली देखा जाए, अगर ऊपर और नीचे देखा जाए, तो अगर इनको सेपरेटली देख रहे हैं तो दोनों अभी आपके इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। बट अगर इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके अगर आप इसको देखो तो √15 को आप लिख सकते हो √5 इंटू √3, और अपॉन में क्या था? रूट में 3। तो यहां से आप √3 से √3 को कट कर सकते हो और आपका जो आंसर आएगा वो आपका √5 आएगा फाइनली। और √5 आपका क्या है? √5 भी आपका एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कई बार यहाँ पे आपका रूट में 4 आ सकता है, कई बार आपका रूट में 16 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो वो आपका रेशनल की कैटेगरी में पहुंच जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर नीचे दोनों में रूट लगा हुआ है तो आपको पहले उसको सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर को जज करना है, अपने आंसर को लिखना है। उससे पहले आपको यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम, आपका नंबर का वर्गीकरण हो गया, रैशनल हो गया। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर, इसको आप पूर्णांक कहते हो, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन इंटीजर, आप नॉन इंटीजर कहते हो, या फिर डेसिमल कहते हो, या फिर आप उसको फ्रैक्शन कहते हो। ये सारे आपके एक ही कैटेगरी में आते हैं, नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में क्या फर्क है? देखो, आप मार्केट जाते हो, वहां से कुछ सेब लेके आते हो, वहां पे दो टाइप के वेंडर देखने को मिलते हैं, वहां पे दो दुकानदार मिलने आपको मिलते हैं। एक के पास कुछ सेब बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजा सेब होते हैं, सेब में कोई दाग नहीं होता, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो वो आपकी बिल्कुल ताजा सेब जो होते हैं वो आपके इंटीजर हो गए। नॉन इंटीजर होते हैं कि कुछ सेब उसके कटे होते हैं, कुछ उसमें दागिल होते हैं, तो वो काट के रख लेता है अलग से, उसको वो कम रेट में सेल करता है, और उसके सेल हो भी जाते हैं क्योंकि उसके जो रेट है वो कम है। तो जो कटे पिटे सेब होते हैं वो आपके नॉन इंटीजर में होते हैं। कुछ ऐसा ही नंबर के साथ होता है। जैसे एक और एग्जांपल से लेते हैं कि आपके पास जो गाड़ियां हैं वो या तो दो गाड़ियां होंगी या तीन गाड़ी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 1.5 गाड़ी हो या 2.5 गाड़ी हो या 3.5 गाड़ी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो जो इंटीजर होते हैं वो ऐसे ही कुछ होते हैं जो अपने आप में अपनी आप की वैल्यू को फुल सेटिस्फाई करते, अपने आप को पूरा करते हैं, इसलिए इनको पूर्णांक भी कहते हैं। जो इनकी वैल्यू होती है वो अपने आप में पूरी होती है। वहीं अगर बात की जाए नॉन इंटीजर डेसिमल फ्रैक्शन की, तो ये आधे अधूरे कटे होते हैं, कुछ टुकड़ों में होते हैं। जैसे कि आप बोलते हो 2.5, ठीक है, 3.6, 1/5, 2/7। तो ये क्या है? आपके टुकड़ों में है। ना तो 2 कंप्लीट है, ना 3 कंप्लीट है, ना 1 कंप्लीट है, ना 2 कंप्लीट है, कुछ कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा चीजें हैं, तो आपकी नॉन इंटीजर में आती हैं। जो चीजें अपने आप में कंप्लीट हो वो आती हैं इंटीजर के अंदर। और इंटीजर्स तो आप जानते हो कि माइनस के अनंत से लेकर, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके नॉन इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से आप लाइन बनाएंगे और यहाँ पे आप 0, 1,
2 3 4, ये सारे नंबर यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3 से माइनस के अनंत तक ये सारे नंबर्स आपके जो होते हैं वो इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। आपको आशा करता हूँ ये इंटीजर और नॉन इंटीजर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट रहता भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आपको इस टॉपिक में या इस कॉन्सेप्ट में डाउट है। अगली क्लास में वो डाउट, वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से बताया जाएगा अगर आपको वहां पे कोई डाउट बचता है तो। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे हम लोग इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स होते क्या हैं? तो भाई जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इंटीजर वो सारे नंबर जो अपने आप में अपनी वैल्यू को पूरा रखते हैं, अपने आप को अपनी वैल्यू को कंप्लीट रखते हैं, वो सारे नंबर आपके इंटीजर ही कहलाते हैं। इंटीजर को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक आपके नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और एक आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव प्लस आप जीरो भी बोल सकते हो। जो जीरो को है उसको पॉजिटिव के साइड ही कंसीडर कर लिया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो तो आप जानते हो, नेगेटिव के सारे नंबर्स ले लो आप। ठीक है, नेगेटिव की सारी प्राकृतिक संख्याएं ले लो आप, वो सारे आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे आप लिख सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 -6 से लेके माइनस के अनंत तक, वो सारे नंबर्स आपके नेगेटिव इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसको आप ऋणात्मक भी कहते हो। और पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, वो सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर में कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर जीरो है तो उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको आप बोलते हो प्यार से, क्या बोलते हो? होल नंबर। इसको आप होल नंबर की कैटेगरी से भी डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा सा गलत हो गया, होल नंबर भी आप इसको बोलते हो कि अगर इसमें आपका जीरो भी इंक्लूड है तो आपका होल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात की जाए, सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं की बात की जाए, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव संख्याएं होती है सिर्फ, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर आपकी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो नेचुरल नंबर क्लियर हुआ, होल नंबर क्लियर हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आगे बात करते हैं नेचुरल नंबर के प्रकार। तो देखो, नेचुरल नंबर के प्रकार कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे आप इसको लेकर चलते हो बेसिकली। इसके आगे आपका, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेकर चलते हैं। जो टाइप होते हैं वो आपकी बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप कंसीडर किए जाते हैं, मानते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला होता है आपका प्राइम नंबर, जिसको आप अभाज्य संख्या बोलते हो। दूसरा होता है आपका कंपोजिट नंबर, और तीसरा होता है आपका नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नॉर कंपोजिट, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ये अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर का मैं अभी आपको दे देता हूँ। वो नंबर जो सारे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर्स को आपको पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया, तो अगली क्लास में आपको वही करवाने वाला हूँ, फैक्टर्स के बारे में।
जब तक के लिए आप जान लो कि जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो, वन और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो जाए और वन से डिवाइड हो जाए, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वन से डिविजिबल तो है ही, खुद से भी डिविजिबल है, इसके साथ साथ अदर देन वन एंड इटसेल्फ किसी और से भी डिविजिबल हैं, तो वो नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अगर बात की जाए नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, जो ऐसा नंबर बताओ जो ना ही कंपोजिट और ना ही प्राइम है, तो ये आपका कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसमें आपका आता है वन। तो जो वन होता है आपका, वो आपका ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। यहीं से जो नेचुरल नंबर के दो और टाइप होते हैं उनको भी आप जानते हो, ऑड नंबर और इवन नंबर, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो टू से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू से डिविजिबल हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये सारे नंबर हमारे इवन नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में डिफरेंस, तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ओनली टू फैक्टर, इसमें सिर्फ दो फैक्टर्स हों। ठीक है। यहाँ पे क्या हूं? मोर देन टू फैक्टर। कैसे पता चलेगा कहाँ दो है कहाँ पे नहीं? जैसे आप देखते हो 5 है, 5 या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, इस वजह से ये आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। वहीं अगर बात की जाए 10 की, तो 10 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है। यहाँ पर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए आपका ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्टर देखना है कि वो नंबर के कितने फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है। वन और खुद से तो होता ही है, अगर आप फैक्टर चेक कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सही है। अगर फैक्टर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू सही निकलेगी। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। इसमें जैसे आपके नंबर आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स आपके होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर में कौन से नंबर आते हैं? ये जो 2 नहीं आते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है। ये सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ओके। 1 से लेके 50 तक, 1 टू लेके 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर बात की जाए 50 टू 100, वहां पे आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। बात की जाए 100 टू 150, तो आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर 150 से 200 बात की जाए तो वहां पे आपके 11 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप याद रख सकते हैं कहाँ कितने प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर जो 3, 5, 7 है, ये इकलौता ऐसा पेयर है जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। ऐसे लगातार वाले 3 प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ सेम है। बाकी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आपके पॉसिबल नहीं। इनको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव प्राइम ऑड नंबर भी बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहाँ पे होता है। यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या नंबर प्राइम होता है और क्या से नंबर आपके कंपोजिट होते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो 4 है वो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके आगे करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में बात करते हैं। हम सर यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे हमें कैसे डील करना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि सर इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 26 इंटू 54, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। लास्ट डिजिट आपकी यहाँ पे आ रही है 6 और यहाँ पे आपकी 4 है। 6 इंटू 4 24, तो आपकी यूनिट डिजिट यहाँ पे आपकी 4 हो गई। ये होगी आपकी यूनिट डिजिट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर नंबर के लास्ट में आपका 0 आ रहा है, 0, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा आपकी 0 आएगी। जैसे 20 की पावर 5 कर दो आप, यूनिट डिजिट जो होगी वो आपकी 0 ही रहेगी। करके देख लो, 20 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 5 होता है 32, और इस पे 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी फिर से 0 आ गई, ठीक है। अगर बात करें 1 के बारे में, तो 1 का भी सेम होता है, इसकी भी यूनिट डिजिट जो होती है वो आपकी 1 ही आती है। जितनी भी वो 1 की पावर आप 27 कर लो, लास्ट में आपका जो आएगा वो आपका 1 ही देखने को मिलेगा। बात की जाए 5 की, 5 में आप देख लो, 5 की पावर आप कुछ भी कर लो, 1 कर लो तो भी 5 आएगा। 5 की पावर अगर आप 2 कर लेते हैं तो भी आपका 25 आएगा, और 5 की पावर आप 3 कर लेते हैं तो भी आपका 125 आएगा। लास्ट में आपको 5 ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो 5 का है उसकी भी यूनिट डिजिट आपकी 5 ही आएगी हमेशा। 6 की बात की जाए, 6 की, तो 6 की यूनिट डिजिट भी आपकी एज सेम लास्ट में 6 ही आएगी, ठीक है। 6 की यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, 6 आएगी। 6 की पावर 1 अगर करें तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 आएगा। लास्ट में आपका 6 ही देखने को मिलेगा, तो इसकी भी यूनिट डिजिट जो है वो आपकी 6 होने वाली है। यहाँ से आप बता सकते हो जो 1 है, 0 है, 5 है और 6 है, इनकी जो यूनिट डिजिट होती हैं वो आपकी सेम रहती है, उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे कि किसमें आता है आपका, तो इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे जैसे ये तो आपका 0 1 5 6 का आ गया। अगर 4 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है, 4 के लास्ट में क्या आएगा, अगर 4 की पावर n है और पावर आपकी n क्या है, ऑड है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो होगी वो आपकी 4 रहेगी। अगर n की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट जो रहेगी वो आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, अगर n की वैल्यू ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी, अगर n की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। कैसे, जैसे 4 की पावर 1 क्या होता है, 4, 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, मतलब लास्ट में आपका 6 आता है। 4 की पावर 3 64, 4 आ गया। तो यहाँ से आप में जज कर लिया, अगर पावर ऑड आ रही है तो यूनिट डिजिट आपकी 4 हो रही है, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपकी 6 हो रही है। ये आपका 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। बात करें हम लोग 9 के बारे में, तो 9 का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट, अगर 9 की पावर n है और n की वैल्यू आपकी ऑड है या फिर n की वैल्यू आपकी इवन है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो रहेगी वो आपकी कुछ ऐसे रहेंगी। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपकी 9 रहेगी, अगर पावर इवन हो जाती है तो यूनिट डिजिट आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपकी 9 रहेगी, अगर पावर इवन हो जाती है तो यूनिट डिजिट आपकी 1 हो जाती है, ठीक है। फिर 9 का भी सेम कॉन्सेप्ट 4 की तरह है।
यहाँ पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, देख लो अच्छे से। अब अगर बात करें हम लोग, लास्ट में आपका आता है 2, 3 और 7, 8, इनकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 का बताऊंगा। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 8 है। ऐसे लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 है तो वैल्यू आएगी आपकी लास्ट में 2, 2 है तो 4, 3 है 8, 4 है तो 6, फिर अगर 5 है तो 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6। ऐसे आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर 4 साइकिल के बाद आपकी पावर रिपीट होती है। मतलब 4 की साइकिल के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू बनती है। तो अगर यहाँ पे 2 की पावर हम लोग 5 लिखें, मतलब क्या है ये 2 की पावर n+1 है। तो पावर हम लोग 1 को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे n तो आपका 4 हो गया, 4+1 है, 4 तो आपका कट जाएगा। तो 4 जब कट गया तो पावर 1 है और 2 की पावर 1 होती है आपकी 2, मतलब इसकी यूनिट डिजिट पे आपका 2 आएगा। जैसे 2 की पावर हम लोग देखें 102, तो इसको आप लिखेंगे क्या 2 की पावर 4 इंटू 25। ये तो आपका 4 से पूरा कट गया, बचा क्या आपका 2। तो इसकी 2 की पावर जो होगी कंसीडर वो आपकी 2 से रिलेट करेगी और 2 से रिलेट कर रही है तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी 4 आ जाएगी क्योंकि 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आता है। सेम ऐसे ही आपका 3 और 7, 8 का भी सेम तरीके से निकलता है। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि अगर आपका रिमाइंडर क्या बचता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो वहां पे क्या क्या वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू आपकी 2 की, 3 की, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2 की, 3 की, 7 की, 8 की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसको आपको यहाँ नहीं लिखना तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2, 3, 7, 8। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पे आपका 6 बचेगा। फिर आपका अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता है तो आपका बचेगा 2, फिर यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ पे 8। ठीक है, अगर बात की जाए हम लोग यहाँ पे आपका 1, 3, 9, 7, 1, 7, 9, 3 आएगा। और अगर बात करें 8 के केस में, तो अगर आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 आता है तो यहाँ पे आपका 6, 8, 4, 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसकी यूनिट डेट को बता सकते हो। ये आप अगर याद रख लो कि अगर रिमाइंडर ये बच रहे हैं आपके किसी केस में तो यहाँ पे आपकी ऐसे वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। ऐसे आपका ये नंबर सिस्टम का यूनिट डेट आप निकाल सकते हो किसी भी डेट का। आगे आप फॉर्मूले में या क्वेश्चन में आगे देख पाओगे। इसके बाद करिए नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो नंबर ऑफ जीरोस आप निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखना होता है कि 2 और 5 में कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पॉसिबल पेयर हैं, कितने मिनिमम पेयर बन रहे हैं। जितने पेयर बनेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। आपके जो पेयर है इसी आपका नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ जीरोस के बराबर दिखता है, नंबर जीरो के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। इसमें आपके नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। तो यहाँ पे मिनिमम पेयर जो मैक्सिमम पेयर जो 2 और 5 के बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पे पेयर आपके ये बने, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, जो वैल्यू होगी वो आपकी 3 हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपकी 3 निकल के सामने आ जाएंगे। ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। जैसे आपका लिखा है 16 इंटू 125। यहाँ पे कितने जीरो होंगे, देखो आप 16 होता है आपका 2 की पावर 4 और 5 होता है आपका 5 की पावर, ये 125 होता है 5 की पावर 3। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 में पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपकी 3 देखने को मिलेगा, मतलब लास्ट में जीरो आपके 3 देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पे हमारी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इन सभी के ऊपर, ठीक है। इफ अ नंबर इज रैशनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर एक नंबर रैशनल है तो कौन सी बात इसमें ट्रू होगी? तो इसमें सबसे पहले बात आती है इट इज अ इंटीजर। एक नंबर अगर रैशनल है तो वो इंटीजर होगा। देखो, इंटीजर है तो रैशनल नंबर होगा, श्योर है, बट रैशनल है इंटीजर हो कंफर्म नहीं। आपका फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो रैशनल होता है, रैशनल से इंटीजर बनता है, ना कि इंटीजर से रैशनल बनता है। सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। ये आपके कुछ आपके फ्रैक्शन, कुछ आपके डेसिमल भी तो हो सकते हैं, तो पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी रिटन इन p by q of form और q is not equal to 0. इट इज अ नेचुरल नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखो, प्राइम नंबर तो नहीं होगा, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p by q के फॉर्म में होते हैं और q कभी 0 नहीं होता है। आगे अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल गलत है, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। नेगेटिव के इंटीजर जो होते हैं वो सारे होल नंबर नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड बोला एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो जीरो है, होल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। जो जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। थर्ड, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? हाँ, बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है। चौथा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रेशनल नंबर होंगे? यार ये कौन सी बात है कि सारे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल बात गलत है। जो परिमेय है वो परिमेय रहेंगी, जो अपरिमेय है वो अपरिमेय रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इवन। यदि n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमेशा सम संख्या होगी? देखो, सम संख्या कौन सी होगी? सम विषम, इवन और ऑड। देखो, सम के लिए अगर n आपका नेचुरल है तो अगर n इसमें रखेंगे तो n आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो सम तो नहीं रहा, विषम हो गया। यहाँ पे n हम लोगों ने 2 रख दिया तो ये भी आपका 3 आ जाएगा, तो ये भी सम नहीं रहेगा। यहाँ पे n आप कुछ भी रख लो, ऑप्शन सी में आप n कुछ भी रख लो। 1 रख लोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, ठीक है। 1 रखोगे आप 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। तो आप कुछ भी वैल्यू रख रहे हो, सारे नंबर आपकी सम संख्या यानी सारे नंबर आप इवन नंबर आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ रूट एन, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इफ रूट एन इज एन इरेशनल नंबर देन एन मस्ट बी। अगर रूट एन आपका इरेशनल नंबर है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यदि रूट एन अपर में है तो एन क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर रूट के अंदर एन है और एन आपका परफेक्ट स्क्वायर 4 है तो वो तो आपका वैल्यू होगी 2 की, फिर तो वो आपका रेशनल हो गया। क्या हो गया? रेशनल। बट यहाँ पे तो आपको इरेशनल पूछ रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। सेकंड बोला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वाला हो सकता है बट ये चीजें ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। एन मस्ट बी अ प्राइम नंबर। थर्ड आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये बात आपकी ज्यादा जच रही है कि वो नंबर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अपूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी जाके वो आपका एक तभी वो जाके एक आपका इरेशनल नंबर बन पाएगा, ठीक है। इवन नंबर भी नहीं होगा, प्राइम नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ रेशनल एंड इंटीजर। निम्न से कौन सी संख्या परिमेय है और पूर्णांक भी है? इंटीजर भी है और परिमेय भी है। तो पहला वाला तो फ्रैक्शन है, ये गलत है। ये डी ऑप्शन भी गलत है, अपरिमेय हो गई। रूट 9 भी सही है और रूट 4 भी सही है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सही। रूट 9 की वैल्यू होती है आपकी 3 या -3, तो ये आपका
रेशनल भी और पूर्णांक भी, ऐसे √4 भी आपका रेशनल और पूर्णांक है। इसमें आपके दो ऑप्शन सही हैं, इसको सही कर लेना। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस 20 इंटू 25 इंटू 4, मतलब 20 गुणे 25 इंटू 4 के अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो इसको आप सिंपल सा कर सकते हो, 20 इंटू 25 इंटू 4 करना है, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 की पावर 2। यहाँ देखो 2 कितने बन गए, 2 और 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो 2 और 5 के मैक्सिमम कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, विच लिखा हुआ है विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो यहाँ पे आप पहचान सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे वो नंबर आपका 1 है जो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद की जाए अगर हम लोग, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आपका है हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ द 125 इंटू 16। वही मैंने अभी आपको पीछे करवाया था क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही। 125 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, और यहाँ पे 16 लिख सकते हो आप 2 की पावर 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी इसको लिख सकते हो 5 की पावर, गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे 125 को लिखते हैं हम लोग 5 की पावर 3, और 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पेयर बनेंगे 2 और 5 के, वो आपके बनेंगे 3, जिस वजह से इसमें आपके अंत में 3 जीरो देखने को मिलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द 3 की पावर 100 प्लस 7 की पावर 100। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। 3 की पावर 100 प्लस 7 की पावर 100, इसको सॉल्व करना है। पावर को 4 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 100 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक, और यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आया, जीरो। और जब 3 की पावर में रिमाइंडर जीरो आए तो क्या लिखते हैं हम लोग, जब 3 की पावर में रिमाइंडर जीरो आए तो 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 3 की जो रिमाइंडर वो आपका आ गया 0, प्लस 7 की पावर में रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो दोनों में अगर पावर में रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका 1 लिखते हैं, और यहाँ पे भी आपका 1, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर 3 में अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो 1 लिखते हैं, और 7 में आपका रिमाइंडर 0 आए तो भी हम लोग 1 लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भी जो हो गया है वो भी आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाता है, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग हाउ मेनी जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ 125 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन नहीं देखा था, इसको करने का सिंपल तरीका होता है, जो फैक्टोरियल है उसको अंदर लिखो, उसके फैक्टर बनना स्टार्ट करो, 5 से डिवाइड करो जब तक वो पूरा डिवाइड नीचे बनना आ जाए। तो 5 से डिवाइड किया 25 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। अब जो यहाँ पे बनता है ये 25, 5 और 1, इसको आपको जोड़ देना होता है। 25 प्लस 5 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 31। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो आपके 31 नंबर ऑफ जीरोस आए। इसके जगह आप कोई दूसरा क्वेश्चन करना चाहो, जैसे √36 का फैक्टोरियल है, तो बताओ इसमें कितने जीरो होंगे। तो सेम चीज आपको करनी है, 36 को भी 5 से फैक्टर बनाने हैं। 5 7 जा होगा, फिर 5 1 जा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 और 1, 7 प्लस 1 आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस 8 देखने को मिलेंगे। ओके, नोट हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर 99 एंड 6 की पावर 100। 4 की पावर 99 और 6 की पावर 100 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे आप लिखोगे 4 की पावर
यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लिखोगे आप 4 की पावर 99 प्लस 6 की पावर 100। देखो 6 की पावर कुछ भी हो उसकी यूनिट डिजिट आपकी हमेशा 6 रहेगी। वही अगर 4 की पावर मैंने बताई थी, अगर इवन है तो अलग आएगी, ऑड है तो अलग आएगी। यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो जब 4 की पावर ऑड होती है तो आंसर आपका 4 आता है, और 4 प्लस 6 10, और 10 की यूनिट डिजिट आपकी 0 आ रही, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ये वाला। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर 5 और 7 की पावर 3? 8 की पावर 5 और 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी? देखो 8 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3। 8 की पावर 5 मतलब रिमाइंडर आपका 1, 8 की पावर रिमाइंडर आपका 1, और यहाँ पे 7 के में आपका 3 ही रहेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 8 में रिमाइंडर 1 मतलब आपका 8 ही आएगा, इंटू 7 में 3 है मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। 8 8 3 24, तो यूनिट डिजिट आपकी 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा इसका। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 11 की पावर 45? 11 की पावर 45, 11 की पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा? 11 हो या 1 हो या 21 हो, लास्ट में तो आपका 1 है, और 1 की पावर कुछ भी हो, मैंने आपको पहले बताया कि उसका यूनिट डिजिट जो होगा, मैंने आपको पहले बताया कि उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा 1 ही रहता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही रहेगा। बात की जाए 14 क्वेश्चन की, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द एंड ऑफ 75 फैक्टोरियल? तो इसमें कितने जीरोस होंगे? वही आपको करना है, 75 को लिखना है 5 से डिवाइड, 5 से फैक्टर करना स्टार्ट कर दो, ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। किया, यहाँ पे आया 15, फिर किया 5 से, आगे आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 3 18। अब तो 5 से नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। कितना सरल क्वेश्चन है, चाहो तो इसको आप होमवर्क में भी कर सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 1200 लिखा हुआ है। अब 1200 को लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में 12 इंटू 100। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पे इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, 2 का कंप्लीट पेयर बन चुका है, 5 का कंप्लीट पेयर बन चुका है, इस 2 का कंप्लीट पेयर बन चुका है। क्या कमी है, एक 3 की कमी है। अगर इसको बेचारे को 3 मिल जाए तो यहाँ पे ये भी अपना पेयर बना लेगा, और यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 में पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाक से बनाएंगे, और क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट में जरूर बताएं, और बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और आप आगे भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।